Assalamu alaikum, my dear students. Again, Akar Beg is here for the another video. Uh, the next video is about inorganic chemistry. This is the inorganic chemistry part 2. Part 1 मैं already upload कर चुका हूँ. जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, that is chapter number 12 and not 12 but chapter number 13, S and P block element. ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. पार्ट 2 में पार्ट 2 को समझने के लिए पार्ट 1 को समझना लाजमी है. तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो पार्ट 1 देखें और फिर जाके अब पार्ट 2 की तरफ आए. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, इफ वी टॉक अबाउट दिस एनपी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था. फिर उसके बारे में पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मेटल्स. उनमें बात ज़्यादा नहीं की थी हमने मेटल्स नॉन मेटल्स का, लेकिन कम से कम हमने उस पीरियोडिक टेबल को समझा था और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. एस एंड पी ब्लॉक अभी भी मैं स्टार्ट नहीं करूँगा. इसमें कुछ और चीज़ें और भी स्टार्ट होंगी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को समझने के लिए समझना ज़रूरी है. इसमें हमारे पास अब जो दूसरी चीज़ है वो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आपने नाम सुना होगा मेटल्स का. मेटल्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने. नॉन मेटल्स का नाम सुना होगा. इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा मेटलाइट का. ये सारे नाम आपने सुने होंगे. आज हम पहले इस चीज़ को समझते हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलाइट क्या होता है. बात दरअसल ऐसी है, अगर आप मेटल के बारे में जाना चाहते हैं कि मेटल क्या चीज़ है, तो मेटल वो सब्सटेंस होता है which can lose electron easily. which can lose electron easily. जो इलेक्ट्रॉन को लॉस आसानी से कर सके. ये पहली शर्त. दूसरी शर्त, वो चीज़ जो एलिमेंट कंडक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, उनको आप मेटल्स कह सकते हैं. फिर तीसरी चीज़, मेटल्स वो स्पीशी होते हैं जो कि दरअसल मिलिएबल भी हो एंड डक्टाइल भी हो. मिलिएबल कहते हैं या मिलिएबिलिटी किसे कहते हैं? मिलिएबल कहते हैं शीट फॉर्मेशन, जिनसे आप शीट्स बना सकें. डक्टाइल उसे कहते हैं जिनसे आप वायर बना सकें, वायर फॉर्मेशन. बल्कि मैं इन्हें आम अल्फाज में कह सकता हूँ कि वो चीज़ जिसे आप तोड़ मरोड़ सकें. आप एक लोहे की सीख लें, उससे आप बेंड करें, मोल्ड करें या जो भी करें वो उस तरीके से हो जाती है. उसकी इस प्रॉपर्टी को मिलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी कहा जाता है. इसके अलावा मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं, जो चौथी शर्त है वो ये है कि जिनके ऑक्साइड्स आर बेसिक. जिनके ऑक्साइड्स बेसिक हो. क्या मतलब? ऑक्साइड्स बेसिक का मतलब ये है कि जिन्हें पानी में डालने से सोल्यूशन या तो बेसिक हो जाए या तो उससे बेस बने. उन ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड का नाम दिया जाता है. जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO. अगर आपने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाला, MgO को वाटर में ऐड किया, तो इसको ऐड करने से आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा. और आपको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है. तो इस तरह ये सोल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा. तो इस बुनियाद पर इन ऑक्साइड्स को आप जनरली क्या कह सकते हो? बेसिक ऑक्साइड्स. तो इनमें जो मैग्नीशियम है, तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज मेटल्स. तो ये चार शर्तें हैं मेटल्स की. विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, विच इज कंडक्टर, विच इज मिलिएबल एंड डक्टाइल, एंड द फोर्थ वन जिनके ऑक्साइड्स जो है वो जनरली क्या हो? बेसिक हो. उन्हें आप क्या कह सकते हैं? मेटल्स कह सकते हैं. बल्कि मैं आपको एक आसान तरीके बता दूं. पीरियोडिक टेबल आज हमने पढ़ा, तो उसमें जो आपके पास ग्रुप 1 एलिमेंट है और इसके बाद इसमें जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये आपके पास मेटल्स हैं. इसमें अगर मैं
बेरिलियम को निकाल दूँ तो शायद मुनासिब रहेगा, एक्सेप्ट बेरिलियम। सेकेंड ग्रुप में अगर आपको एलिमेंट याद हो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, बेरिलियम को निकाल लें तो फिर आप कह सकते हैं ये आपके पास जो है बेसिक हो जाएंगे। 4 शर्तें हो गई जी इन मेटल्स की। लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, कंडक्टर, malleable and ductile, एंड द फोर्थ वन जिसके ऑक्साइड जो है वो दरअसल बेसिक हो। इसके बाद अगर हम नॉन मेटल्स आए तो बिल्कुल राइट ऑपोजिट। कैसे? अगर आप नॉन मेटल्स की बात करते हैं, देखिएगा मैं डिफरेंट तरह से देखूँ ताकि आपको पता लगे। आपने कहा कि इसका लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, नॉन मेटल वो होता है विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सके, उन्हें हम जनरली क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल्स। यहाँ पे कंडक्टर है, इसके बारे में लिख लें कि दे आर आइदर पुअर कंडक्टर, या पे ऐसे अगर बहुत एक्सट्रीम हद पे चले जाए तो आप कह सकते हैं कि दे विल बी इंसुलेटेड। इसके बाद आपने कहा कि दे आर मिलिएबल एंड डक्टाइल मेटल के बारे में, सो दे आर नॉट मिलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर नॉट मिलिएबल एंड डक्टाइल। इसके बाद आपने कहा कि इनके मेटल के बारे में कहा कि ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, जिनके जो ऑक्साइड्स हैं, द ऑक्साइड्स आर एक्चुअली एसिडिक। एसिडिक ऑक्साइड क्या होंगे? सिंपल, पानी में डालने से जिनसे एसिड बने या सोल्यूशन उनके पास एसिडिक हो जाए, उन ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे। कैसे? एक सिंपल सी कॉमन एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप पानी में डालें, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को आपने पानी में डाला तो इनको पानी में डालने से कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो देखिए पानी में डालने से इनसे एसिड बन रहा है, तो इस ऑक्साइड्स को फिर आप कहोगे कि दिस वन इज एक्चुअली एसिडिक ऑक्साइड्स। तो इसमें जो मौजूद जो कार्बन है तो फिर क्या कहलाया जाएगा, नॉन मेटल्स कहलाया जाएगा। तो ये जी बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर एक और टर्म इस्तेमाल होता है जी, दैट वन इज द मेटालिक कैरेक्टर। सॉरी, मेटालिक कैरेक्टर की तरफ भाग गया तो मेटालाइट। अब ये मेटालाइट क्या होता है भाई? मेटालाइट आप कह सकते हैं कि जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरह भी हो और जिसकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की तरह भी हो, यानी वो मेटल से भी बिलोंग रखे और नॉन मेटल से भी, तो उनको जनरली हम क्या कहते हैं, नॉन मेटालाइट। सॉरी, हम कह सकते हैं मेटालाइट, which have the property like a metal and as well as like a non-metal. मेटलाइट में मशहूर हमारे पास जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बेरिलियम है, that one is considered to be a मेटलाइट। फिर इसके अलावा अगर आप जर्मीनियम को देख लें, बल्कि जर्मीनियम को हटा के अगर आप जनरली बात कर लें, जर्मीनियम ठीक है, that is also मेटलाइट। तो ये एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरह भी है और नॉन मेटल्स की तरह भी है। फिर इसके अलावा इस मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा एक और लफ्ज इस्तेमाल होगा, एंड दैट इज एक्चुअली मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर। अब ये मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर दरअसल कहते हैं द एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत को हम मेटालिक कैरेक्टर कहेंगे। वो विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सके, हम उसे कहेंगे कि भाई उसका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो दरअसल क्या होगा, हाई होगा। दे विल हैव हाई मेटालिक कैरेक्टर। जो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लॉस करे हम कहेंगे उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। पीरियोडिक टेबल में मेटालिक कैरेक्टर का क्या रिलेशनशिप है? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। शायद आप बता सकते हैं, जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं पीरियोडिक टेबल में, व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम डाउन द ग्रुप, तो शायद आपको पता है कि डाउन द ग्रुप आने में साइज इंक्रीज होता है। जितना साइज इंक्रीज हो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आने से जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप आने से क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में जितना आप नीचे की तरफ आएंगे उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उतना वो मेटल्स कहलाया जाएगा। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है जी।
जब आप लेफ्ट से राइट पे आते हैं तो याद रखें जो मेटल्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पे। या चलिए मैं आपको एक बात बताऊं, लेफ्ट से राइट तक आएंगे तो जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वो दरअसल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मुश्किल होगा तो हम कहेंगे एबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कम हो रही है, तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट टू राइट आने में जो मेटालिक कैरेक्टर है वो दरअसल क्या होता है, डिक्रीज होता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जितना मेटालिक कैरेक्टर एक हाई होगा उसे मेटल्स कहेंगे, जिनका मेटालिक कैरेक्टर कम होगा हम उसे नॉन मेटल्स कहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट है दैट विल बी एक्चुअली मेटल्स, और जो राइट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या कह सकते हैं, दैट विल बी नॉन मेटल्स। लेकिन अगर आप नॉन मेटल्स में भी ग्रुप्स में भी पीरियोडिक टेबल में अगर डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन चीज़ों का इस्तेमाल एक ऐसा टॉपिक है जो ज़रूरी होगा, जो एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट में हम अक्सर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आगे जाऊं तो एक और टॉपिक का इस्तेमाल हमारे लेक्चर में रहेगा और वो क्या है, डिस्कस करते हैं। जी, another important टॉपिक एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट को समझने के लिए जरूरी है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जाना पहचाना नाम आपको आ रहा होगा, जाए अपनी याद करें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स मौजूद है। क्रिस्टल्स में जब आपने पढ़े थे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं आपको। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हमारे पास जो सबसे पहला सॉलिड है दैट वन इज कॉल्ड एज आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स? स्टूडेंट, आयनिक सॉलिड्स उन्हें कहते हैं जो सॉलिड्स हो ड्यू टू आयनिक बॉन्ड। वो सॉलिड्स जो सॉलिड्स हो लेकिन किनकी वजह से सॉलिड्स हो, आयनिक बॉन्ड की वजह से, उन्हें हम आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उन सारों को आप आयनिक सॉलिड्स कह सकते हैं। अगर आप इनकी एग्जांपल देखें तो मेरे ख्याल से हर कोई स्टूडेंट जो मेरी ये वीडियो देख रहा होगा उसके दिमाग में एक एग्जांपल तो जरूर चल रही होगी, एंड दैट एग्जांपल इज एक्चुअली दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये सारे के सारे कौन से सॉलिड्स हैं जी, ये आयनिक सॉलिड्स हैं। ठीक है, इन सॉलिड्स को आयनिक सॉलिड्स कहा जाता है बिकॉज ये आयनिक बॉन्ड की वजह से। लेकिन मैं जो इनकी जो बातें जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो शायद आपको पता है कि अगर आपके पास सोडियम आयन, सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, सोडियम आयन है तो सोडियम आयन के इर्द गिर्द देयर विल बी क्लोराइड आयन। सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में सोडियम आयन के इर्द गिर्द क्लोराइड आयन। और ये बताइए जी सोडियम आयन के इर्द गिर्द कितने क्लोराइड आयन है, 6 क्लोराइड आयन। और इसी तरीके से अगर आप क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द देखें तो ये सोडियम आयन है, ऊपर भी आपका सोडियम आयन है, नीचे भी आपका सोडियम आयन है, बैक साइड पे भी सोडियम आयन है और फ्रंट साइड पे भी क्या है, सोडियम आयन मौजूद है। ये प्रोसेस होता जाएगा, सोडियम आयन के इर्द गिर्द फर्दर क्लोराइड आयन आएंगे, क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द फर्दर सोडियम आयन, यानी चलता जाएगा चलता जाएगा। जब ऐसा चलता जाए तो बेटा ऐसे स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में कहा जाता है जाइंट स्ट्रक्चर। दे आर कॉल्ड एज जाइंट स्ट्रक्चर। और एक बात शायद आपको पता भी है, अगर मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ NaCl, तो ये फार्मूला जो है ये कौन से स्ट्रक्चर का फार्मूला है, जाइंट स्ट्रक्चर का। तो याद रखें जाइंट स्ट्रक्चर के फार्मूला को केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है फार्मूला यूनिट। द फार्मूला ऑफ अ जाइंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट। एनीहाउ, जो बात आपको समझानी है वो ये है कि आयनिक सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो दरअसल कैसा होता है, जाइंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरा जो टाइप ऑफ सॉलिड है
That is very important. And that one is covalent solids. कोवलेंट सॉलिड्स बात गौर करने की है. कोवलेंट सॉलिड्स किसे कहते हैं? कोवलेंट सॉलिड्स दरअसल कहते हैं कि द सॉलिड्स ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, वो सॉलिड्स जो सॉलिड्स हो लेकिन किसकी वजह से? कोवलेंट बॉन्ड की वजह से. अच्छा, बात नोट करने की, मेरी बात आप जरा बोलिए, माइंड को रिलैक्स. मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा वो कोवलेंट सॉलिड होगा. मैंने यहाँ पे कहा कि वो सॉलिड्स जो सॉलिड्स हो और उनकी रीजन क्या हो, किसकी वजह से सॉलिड हो? कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, उनको कोवलेंट सॉलिड कहा जाता है. मतलब समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपके पास डायमंड है. और एग्जाम्पल बताता हूँ लेकिन पहले जरा देखें. डायमंड कार्बन है. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, मैं यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ. तो अगर आप डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डायमंड में हर एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा. फिर इस तरीके से ये वाला कार्बन है, ये भी हमारे पास 4 कार्बन के साथ, फिर ये 4 कार्बन के साथ, और फिर ये 4 कार्बन के साथ. इस तरीके से आगे जाते जाएं, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आता जाएगा. दैट इज, यू कैन से दैट कंटिन्यू. तो अगर आप गौर से देखिए, ये हमारे पास चलता जा रहा है. पहले मुझे ये बताएं कि ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन एक दूसरे के करीब है. ये बताइएगा कि ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है. ये सारे कोवलेंट बॉन्ड है. तो जो डायमंड को सॉलिड फॉर्म में रख रहा है यहाँ पे, वो कौन सा बॉन्ड रख रहा है? कोवलेंट बॉन्ड रख रहा है. तो इसलिए डायमंड को क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज कोवलेंट सॉलिड्स. तो मेरे पॉइंट पे आ जाए, द सॉलिड्स ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड दे आर कॉल्ड एज कोवलेंट सॉलिड्स. एक और एग्जांपल ले लेता हूँ. एक और एग्जांपल इसी मशहूर जी सिलिका, नाम सुना होगा आपका. सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 को नाम देते हैं सिलिका. नाम याद रखा करेंगे, सिलिका. इस सिलिका का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपको जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनेट पे सर्च आउट करेंगे, बल्कि क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हर एक सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा. फिर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन जो दरअसल है वो 2 सिलिकॉन के साथ अटैच्ड होगा. इसी तरीके से ये ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है. यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फर्दर हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और फिर ये सिलिकॉन है, और फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन. ऐसे स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखेंगे. इस स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखें तो सिलिका में, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड में या सिलिकॉन ऑक्साइड में, इनको सॉलिड फॉर्म में रखने के लिए कौन सा बॉन्ड मौजूद है? कोवलेंट बॉन्ड, जो आपको नजर आ रहे हैं. तो इसलिए ये भी कौन सा सॉलिड होगा? कोवलेंट सॉलिड. तो ठीक है जी, मैंने कहा कि द सॉलिड्स ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड दे आर कॉल्ड एज कोवलेंट सॉलिड्स. लेकिन एक चीज मुझे बताएं, इनके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं? इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप कहेंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है जाइंट स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर कहा जाता है? जाइंट स्ट्रक्चर. जो बात मैंने आयनिक सॉलिड्स के बारे में की, बेसिकली इंपॉर्टेंट बात स्ट्रक्चर के बारे में कर रहा हूँ. तो आयनिक सॉलिड्स का भी स्ट्रक्चर जाइंट स्ट्रक्चर होता है. कोवलेंट सॉलिड्स का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? जाइंट स्ट्रक्चर. अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, अक्सर औकात ईटा वगैरह में इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द कोवलेंट सॉलिड्स. तो शायद 2 एग्जांपल तो आप दे सकते हैं. एक हमने कौन सी पढ़ी है? डायमंड. और दूसरी कौन सी पढ़ी है? सिलिका. तो आप कह सकते हैं कि द एग्जांपल ऑफ द कोवलेंट सॉलिड, जो कोवलेंट सॉलिड की जो एग्जांपल है उनमें आपके पास एक जो है भाई वो डायमंड है. ठीक. दूसरी आपने यहाँ पे सिलिका लिख ली है. तीसरी याद रखें, दैट वन इज द ग्रेफाइट. एंड द फोर्थ वन, एक और भी नाम याद रखिएगा, दैट इज कार्बोरेंडम. कार्बोरेंडम कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, SiC इसका फॉर्मूला. ये सारे के सारे हमारे पास जो है दैट वन विल बी ए कोवलेंट सॉलिड. और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसानों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप कहेंगे भाई इंसानों का स्ट्रक्चर कैसा होगा? जाइंट स्ट्रक्चर. अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा जी आप मुझे. ये बताएं, क्या वाटर में कोवलेंट बॉन्ड है? हाँ है, ये नजर आ रहा है. तो क्या मैं आइस को कोवलेंट सॉलिड कह सकता हूँ?
आई थिंक। जब आइस को अगर आप देखेंगे तो आइस में वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे और इनमें जो ये फोर्स है वो दरअसल कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप कहेंगे कि भाई आइस को सॉलिड में रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं। हालांकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन वो उसको सॉलिड में नहीं रखना। तो अब आप कहेंगे कि आइस इज नॉट अ कोवलेंट सॉलिड। तो आइस इज नॉट अ कोवलेंट सॉलिड। तो आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। कोवलेंट सॉलिड की डेफिनेशन बोलो। द सॉलिड्स ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड दे विल बी कॉल्ड एज कोवलेंट सॉलिड्स। ठीक है, वो नहीं कि वो कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हो, नहीं, वो जो सॉलिड हो लेकिन किसी वजह से सॉलिड हो, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से सॉलिड हो, दे विल बी कॉल्ड एज कोवलेंट सॉलिड्स। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स डिस्कस कर लिया हमने। अब हम आगे चलते हैं द थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड एंड the third type of solids is that one is molecular solids. Molecular solids क्या होता है? molecular solids, molecular solids कहते हैं कि the solids due to van der Waals forces, that one is called as molecular solids. वो सॉलिड्स जो सॉलिड्स हो लेकिन किन की वजह से सॉलिड्स हो, वन डर वाल फोर्सेस की वजह से सॉलिड्स हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। वन डर वाल फोर्सेस कौन सी होती है? आप लोगों ने नाम सुना होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का। आप लोगों ने नाम सुना होगा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये हमारे पास कौन सी फोर्सेस हैं? वन डर वाल फोर्सेस। और इनकी वजह से जो सॉलिड्स होंगे उन्हें आप क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहेंगे। चलो देखते हैं। पहले आप मुझे बताएं, अभी मैंने एग्जांपल दी आइस। आइस अगर सॉलिड है तो आप मुझे बताएं किसकी वजह से सॉलिड्स है? तो आपको पता लग जाएगा आइस इज सॉलिड जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताएं आइस अब हमारे पास कौन सा सॉलिड हो गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। डू यू नो आयोडीन, I2? आयोडीन में अगर आप देखें तो नॉन पोलर है। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। याद रखिएगा नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेस होती हैं? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे LDF कहूंगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो जब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है वो किस में मौजूद है? वन डर वाल फोर्सेस में। तो आयोडीन को भी आप कहेंगे कि भाई ये कौन सा सॉलिड हो जाएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। इसी तरीके से आयोडीन के अलावा अगर आप फास्फोरस देख लें, अगर आप सल्फर देख लें, ये मेरे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे आज के लेक्चर में आएगा, सिर्फ ये इसके लिए मैं ये टॉपिक कर रहा हूँ। तो ये भी नॉन पोलर हैं, इनके लिए कौन सी फोर्स मौजूद है? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो इन्हें भी आप क्या कहेंगे? दैट विल बी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एक और है जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा ड्राई आइस। ड्राई आइस दरअसल कहते हैं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है ना, कौन सी फोर्स होगी? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस मौजूद है जी। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस मौजूद है, तो उस लिहाज से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसे ड्राई आइस कहेंगे। तो ड्राई आइस एग्जांपल है किसकी? भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्स की। अगर मैं आयोडीन का स्ट्रक्चर देखूं तो I2 है, दो एटम्स बस मिलके रह रहे हैं जुदा जुदा, बस दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रह रहे हैं अलग अलग। तो जब दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रह रहे हैं यानी अलग अलग, तो आप कहेंगे ऐसे स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में कहा जाता है दिस वन इज द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। बात नोट करिएगा, कौन सा स्ट्रक्चर है जी? डिस्क्रीट, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर। अभी मैंने पिछली बार कहा कि आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है? जायंट स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा है? डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। पॉइंट टू बी नोटेड। अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द fourth type of solid, and the fourth type of solids, that one is actually metallic solids. metallic solids क्या होता है?
मेटालिक सॉलिड्स दरअसल आप कह सकते हैं कि द सॉलिड्स ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड, द सॉलिड्स ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड दैट वन विल बी कॉल्ड एज मेटालिक सॉलिड्स। वो सॉलिड्स जो सॉलिड्स हो लेकिन किसकी वजह से सॉलिड्स हो, मेटालिक बॉन्ड की वजह से सॉलिड्स हो, उन्हें जनरली क्या कहा जाता है, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक बॉन्ड पढ़ा है, याद करो। मेटालिक बॉन्ड थोड़ा सा रिकॉल करते थे, मुझे पता है आपको भूल गया होगा, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। मेटालिक बॉन्ड दरअसल मेटल्स में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है मेटल्स में, मैं आपको बताता हूँ। मेटालिक बॉन्ड, मेटल्स नाम सुना होगा आप लोगों ने भी, जॉर्जेस किसके। सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम सिंबल है सोडियम का Na, नेट्रियम में से कहा जाता है। पता है क्या होता है इस मेटालिक बॉन्ड में, ऑलरेडी सुना पहले। जब आप कोई मेटल लेते हो तो उसमें हजारों करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं। पीस ऑफ आपने एक मेटल लिया, उसमें वो सारे एटम्स होंगे, हर एक एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन, फिर वो सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन का समंदर बना देंगे, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सी कहेंगे। उस सारे इलेक्ट्रॉनिक सी पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। जब उन सारे इलेक्ट्रॉनिक सी में नेगेटिव चार्ज होगा तो जिन एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया उन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब इन इलेक्ट्रॉन के समंदर में ये पॉजिटिव आयन मौजूद होंगे। जब ये पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो इस पॉजिटिव आयन और इस इलेक्ट्रॉनिक सी के दरमियान में अट्रैक्शन होगी, उसे हम जनरली क्या कहेंगे, मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सोडियम का एक पीस है छोटा सा, इसमें बहुत सारे एटम्स है सोडियम। क्या आपको पता है कि सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, आज के आर्टिकल में पढ़ा। तो हर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो बहुत सारे इसमें एटम्स होंगे, बहुत सारे, हजारों अरबों खरबों, हजारों तो नहीं बल्कि मिलियन ट्रिलियन, हर एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन का समंदर बना देंगे, द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। दिस वन इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस सारे इलेक्ट्रॉनिक सी पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो आपको पता है सोडियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अब वो पॉजिटिव आयन सोडियम इस इलेक्ट्रॉनिक सी में मौजूद होंगे ऐसे, ये पॉजिटिव आयन है। तो अब ये पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉनिक सी में मौजूद है। तो अब इन पॉजिटिव आयन और इन इलेक्ट्रॉनिक सी के दरमियान में अट्रैक्शन होगी। इस अट्रैक्शन को दरअसल हम क्या कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। इन्हें हम मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। एक बात बताते चलूं, जल्दी से इसको कवर कर रहा हूं, हालांकि वो टॉपिक जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। तो याद रखिएगा, मेटालिक बॉन्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉनिक सी। जितना इलेक्ट्रॉनिक सी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन दूसरी बात याद रखिएगा, मेटालिक बॉन्ड is inversely proportional to the size। जितना साइज बड़ा होगा उतना मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। और मेटालिक बॉन्ड अगर वीक हो तो हम कह सकते हैं कि मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, ये बताएं आपने आज ग्रुप 1 पढ़ा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम मेटल्स है। फ्रांसियम को निकाल लो, रेडियोएक्टिव है, एक ही ग्रुप में मौजूद है। क्या आपको इनमें फर्क पता है, साइज का फर्क है। लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है, पोटेशियम का साइज और भी बड़ा है, रुबिडियम का और भी बड़ा है, सीजियम का और भी बड़ा है। जी बताएं, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, वीकर होगा। मेटालिक बॉन्ड वीकर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये है, डाउन द ग्रुप आने से आप कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। टॉप टू बॉटम ग्रुप 1 में आप आ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए अब एक और बात मुझे बताएं, जब आप लेफ्ट टू राइट आ जाओ, चलो एग्जांपल लेते हैं लेफ्ट टू राइट में। लेफ्ट टू राइट में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तीनों मेटल्स हैं। ये बताएं, तीनों मेटल्स हैं, इन तीनों मेटल्स में फर्क पता है, ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 2 का है, ये ग्रुप 3 का, आज ही पढ़ाया।
इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। फैसला करें। जब ये इलेक्ट्रॉनिक सी में इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो 1 या 2 या 3, किसके इलेक्ट्रॉनिक सी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे? एल्यूमिनियम के। तो जब एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक सी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सी ज़्यादा होगा, मेटालिक बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से इन तीनों में अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट आने में क्या होगा? बेसिकली इंक्रीज होगा। अगर कोई पूछे कि रीज़न बताओ क्यों इंक्रीज होगा, तो क्या जवाब देंगे कि लेफ्ट टू राइट आने में इलेक्ट्रॉनिक सी क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सी ज़्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द पॉइंट। एक पॉइंट कंफ्यूज हो सकते हो, हेलोजन्स नाम सुने? हाँ, ग्रुप 7 मेंबर्स। ग्रुप 7 मेंबर्स में अगर आप देखें ग्रुप 7 मेंबर्स में सॉरी एलिमेंट मौजूद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 1 में आपने क्या कहा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। चलो बताओ, ग्रुप 7 में टॉप टू बॉटम आएंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन व्हाई? अब ये मेटल्स नहीं है, इनमें मेटालिक बॉन्ड नहीं है, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है वो कौन सी चीज है? लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और अब बताओ, लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का अगर आप देखें, याद रखिएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, साइज इंक्रीज होगा, लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। तो फर्क देखो, ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप 7 में डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। फर्क देख लो, उसमें मेटालिक बॉन्ड है जिसका साइज साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है जिसका साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पॉइंट टू बी नोटेड। एक और चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोडियम एंड सोडियम क्लोराइड? फर्क है, ये मेटल है, एलिमेंट है, और ये कंपाउंड है। ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। इस एलिमेंट की फॉर्म में सोडियम को तुम कहोगे कि ये मेटालिक सॉलिड है, लेकिन सोडियम क्लोराइड को तुम मेटालिक सॉलिड नहीं कहोगे। अब ये कंपाउंड हो गया है और इनमें कौन सा बॉन्ड मौजूद है? आयनिक बॉन्ड मौजूद है, तो दैट वन इज द आयनिक सॉलिड्स। पॉइंट टू बी नोटेड। दिस वन इज अ मेटालिक सॉलिड एंड दिस वन इज द आयनिक सॉलिड। फर्क नजर आ गया? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो सोडियम और सोडियम क्लोराइड में फर्क पता लग गया। सोडियम एक मेटल है जो मेटालिक सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, जैसे हम क्या कहेंगे? आयनिक सॉलिड कहेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हमने मेटालिक कैरेक्टर, मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, मेटालाइट के बारे में पढ़ा, और फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। दैट इज 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं जी। कौन कौन से? आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। किन किन का स्ट्रक्चर जाइंट स्ट्रक्चर है? जो पहले दो है उनका स्ट्रक्चर जाइंट है, दरमियान वाले का आप कह सकते हैं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में, डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये जो मेटालिक सॉलिड होते हैं ये फ्यूज होते हैं, इसी वजह से ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं जूस। तो ये कुछ टॉपिक हैं जी जिसको समझना लाजमी था, इसलिए मैंने आपको किया। पार्ट 3 के लिए वेट करिएगा जी। थैंक यू वेरी मच।